नमस्कार। भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास देखने वाले हैं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान या संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का मतलब क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। संविधान एक ऐसा दस्तावेज या सिद्धांतों की सूची होती है जिसके आधार पर कोई संस्था किसी क्षेत्र विशेष में शासन करती है। ठीक है, संविधान जो है एक दस्तावेज या ऐसे सिद्धांतों की सूची होती है जिसके आधार पर कोई संस्था किसी क्षेत्र विशेष में शासन करती है। भारत का एक अपना संविधान है जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके आधार पर यहाँ की राज व्यवस्था है। ठीक है, आज हम उसी भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के इतिहास पर एक नज़र डालने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ या किन किन कारकों का प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। सर्वप्रथम हम शुरुआत करेंगे सन 1600 से। हम शुरुआत करने वाले हैं सन 1600 से, जब ब्रिटिशर्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर द्वारा एकाधिकार प्राप्त थे व्यापार करने के लिए। तो ब्रिटिशर्स सर्वप्रथम 1600 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, किंतु धीरे धीरे व्यापार के साथ वो अन्य अधिकार भी प्राप्त करते गए, जैसे कि प्रशासनिक अधिकार, दीवानी अधिकार मतलब न्याय के अधिकार आदि। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून या अधिनियम लाते गए। ठीक है, उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हीं अधिनियम या एक्ट का प्रभाव आज वर्तमान में भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मुख्यतः क्या है, विभिन्न अधिनियम एवं एक्ट के बारे में आज हमें पढ़ना है। कहाँ से शुरुआत करते हुए, सन 1600 से शुरुआत करते हुए। ठीक है, कब, ये 1600 टाइम पीरियड कहाँ का है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। चलिए शुरू करते हैं हम। सन 1600 से 1947 के कालक्रम को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। 1600 से 1947 तक के कालक्रम को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला कालक्रम होगा 1600 से लेकर 1853 तक का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। सन 1600 से कहां तक, 1853 तक के कालक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। उसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होके ब्रिटिश राजशाही या ब्रिटिश ताज, जिसे हम ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं, उनका शासन की शुरुआत होगी सन 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो 1600 से 1947 के कालक्रम को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि जितने भी अधिनियम हैं 1600 या 1773 से 1947 तक, वो सारे अधिनियम एवं उनके सन याद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न हमें एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछते हैं कि ये जो अधिनियम है, कोई पर्टिकुलर अधिनियम है, किस सन में आया। तो ये याद करना सबसे प्रथम महत्वपूर्ण है। याद कर लेते हैं पहले। सर्वप्रथम एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से क्लियर हो रहा होगा। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट शब्द का मतलब क्या है, रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना। ठीक है, तो रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम जो एक्ट आया, अधिनियम आया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सर्वप्रथम एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला एक्ट चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब ये चार्टर क्या है, चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर भी एक दस्तावेज है जिसमें नियमों की सूची होती है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1793। अब एक चीज़ यहाँ पर पैटर्न याद रखिएगा, 3 चार्टर एक्ट आपको मिलेंगे। चार्टर एक्ट प्रथम, चार्टर एक्ट द्वितीय, चार्टर एक्ट तृतीय। प्रथम चार्टर एक्ट कब, 1793। 20 साल बाद आपको अगला चार्टर एक्ट मिलेगा 1813 में। फिर 20 साल बाद आपको अगला चार्टर एक्ट मिलेगा 1833 में। तो 3 चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1793, अगला चार्टर एक्ट 1813, फिर अगला चार्टर एक्ट 20 साल बाद 1833। ठीक है, तो ये हो गया याद। तो पहला भाग हमने याद कर लिया। पहले भाग में आने वाले सभी एक्ट या अधिनियम को हमने याद कर लिया, उनके नाम और उनके सन को। ठीक है,
अगले अधिनियम पे, अगले भाग पे आ जाते हैं हम। अगला जो भाग है उसमें शासन का जो हस्तांतरण है वो किसे कर दिया गया? ब्रिटिश राजशाही या ब्रिटिश ताज को, ठीक है, जिसका कालक्रम है 1858 से 1947 तक, जब तक भारत आजाद हो गया। तो ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत प्रथम अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। अगला अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 58 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रथम अधिनियम 1858 में आएगा। दूसरा अधिनियम 3 साल बाद, फिर अगला अधिनियम डायरेक्ट आया है भारत शासन अधिनियम 1909 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 1909 साल, याद रखिएगा, आगे आने वाले सारे डिटेलिंग में इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद 10 साल बाद एक और अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1919 का, और अंतिम अधिनियम हम जिसे कह सकते हैं वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में, हर एक अधिनियम के बारे में हम डिटेल यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया? क्यों लाया गया इस पे जोर देना जरूरी है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें कभी भी तो उसके पीछे कारण क्या है एवं उसका उद्देश्य क्या है एवं उसके परिणाम क्या होंगे, ये 3 चीज़ों पे आपको हर टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इन 3 फैक्टर के हिसाब से, कारकों के हिसाब से आपको कोई भी पढ़ाई करनी होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, धीरे धीरे उन्हें सारे अधिकार प्राप्त होते गए। लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो व्यापारी थे, वो कंपनी के व्यापार को छोड़कर निजी व्यापार करने लगे, काफ़ी भ्रष्टाचार होने लगा। तो एक समय बाद ज़रूरत ये लगी कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए। उसी उद्देश्य से प्रथम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। किस उद्देश्य से? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें संबंधित महत्वपूर्ण बातें हम देखने वाले हैं, सभी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बात हम याद रखने वाले हैं। चलिए, पहला, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रथम जो जानकारी याद रखना है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना था, तो उसके लिए कुछ बोर्ड या कुछ नियंत्रक मंडल, कुछ ऐसी बॉडी बनानी थी, हमको गवर्निंग बॉडी बनानी थी जिसके आधार पर नियंत्रण किया जा सके। तो वो जो गवर्निंग बॉडी थी उसका नाम याद रखना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? सीओडी के नाम से। सीओडी सभी को पता होगा, कैश ऑन डिलीवरी। खैर, कुछ चीट कोड की मदद से जैसा भी आप याद करना चाहें, जैसा भी आपको सहूलियत हो, आप याद करें उसे, ठीक है। तो सीओडी से याद रखना है। सीओडी से क्या याद रखना है आपको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित द्वितीय महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। क्लियर है? बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल। देखिए भाई, हर एक प्रांत में गवर्नर होते थे उस क्षेत्र विशेष के प्रशासन को संभालने के लिए, ठीक है। तो मुख्यतः भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी। पहला था बंगाल, दूसरा था मुंबई और तीसरा था मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इससे क्या हुआ? जो बाकी प्रेसिडेंसी थी 2, मुंबई एवं मद्रास, इस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई, ठीक है। इस प्रेसिडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए कौन? 2 प्रेसिडेंसी, मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी। या बोल सकते हैं बंगाल और मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। किससे संबंधित? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित, ठीक है। एक और फैक्ट ये है
कि गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो होंगे वो होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नाम याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? अच्छा, इसके पहले कौन चल रहे थे गवर्नर जो है बंगाल के? याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव। इसके पहले जो गवर्नर चल रहे थे बंगाल के जस्ट 1773 के पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। याद रहेगा? चलिए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधी इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आराम से याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान का जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है हमको। चलिए अगला जो अधिनियम या एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स कौन है? पिट्स एक पर्सन का नाम है, मतलब पिट्स जो है वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनकी अगुवाई में ये अधिनियम बनाया गया। तो इसी कारण इस अधिनियम का नाम क्या दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। क्लियर है रीजन? चलिए, इससे संबंधी महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है? इससे संबंधी महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन प्रारंभ। अब ये द्वैध शासन क्या है भाई, ये भी नोट करें आप। द्वैध शासन क्या है समझने की जरूरत है। द्वैध शासन, द्वैध से समझ में आ रहा दो शासन, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में दो शासकों द्वारा प्रशासन करना ही द्वैध शासन होता है। मतलब बहुत अलग अलग फील्ड है, बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र एक गवर्नर या एक प्रशासक, कुछ क्षेत्र दूसरा प्रशासक संभालेगा। ठीक है, मतलब क्षेत्र विशेष का बंटवारा या प्रशासन का बंटवारा ही हम इसे क्या कह सकते हैं? द्वैध शासन। दो प्रशासकों द्वारा शासन, द्वैध शासन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? द्वैध शासन प्रारंभ, मतलब इसमें क्या किया गया? व्यापारिक मामले या व्यापारिक मुद्दे एवं प्रशासनिक मुद्दों का पृथक्करण कर दिया गया। प्रशासनिक मुद्दों का पृथक्करण कर दिया गया। व्यापारिक क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र का पृथक्करण कर दिया गया। व्यापारिक मुद्दे को देखने के लिए, व्यापारिक क्षेत्र को देखने के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। निदेशक मंडल, जिसे हम इंग्लिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD भी कह सकते हैं। एवं प्रशासनिक मुद्दों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या नियंत्रण मंडल, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं द्वैध शासन प्रारंभ। इसमें अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट संबंधी एक और बात, विशेष बात याद रखना है कि इस एक्ट अधिनियम के अंतर्गत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, जो कहां पर था? दिल्ली में नहीं था। वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन उस समय कहां पर था ये? कलकत्ता। कलकत्ता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया द्वैध शासन प्रारंभ, व्यापारिक मुद्दे, निदेशक मंडल। अच्छा, ये क्यों आया भाई जब ये एक्ट ऑलरेडी था? तो कोई भी एक्ट अपने आप में पूर्णता सिद्ध नहीं होता। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। किसी भी नियम कानून में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। इस कारण क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया है। ठीक है, सुधार के तहत। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, इस एक्ट संबंध में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, बस एक बात याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनके वेतन की व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था भारत के राजस्व से की गई। भारत के राजस्व से की गई।
समझिएगा, सबसे पहले ब्रिटिशर्स व्यापार को लेके अधिकार प्राप्त किए या परमिशन लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, व्यापार तो किया ही किया, होने वाले प्रॉफिट आपस में बांटा, फिर लेकिन कर्मचारियों के जो वेतन थे वो कहाँ से देना चालू कर दिया, भारत के राजस्व से देना चालू किया। यहीं से धीरे 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 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांड है वो भारत में बनता जाता है। ठीक है, इसे और आप डिटेल में जो है वो इतिहास में पढ़ेंगे। चलिए हम जो है संविधान संबंधी जो बात है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या था, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बात, ईस्ट इंडिया कर्मचारियों के वेतन की जो व्यवस्था है कहाँ से की गई, भारत के राजस्व से की गई। क्लियर है। चलिए अगला अधिनियम देखते हैं, चार्टर एक्ट। 3 प्रकार के चार्टर एक्ट मैंने बताए थे आपको, 3 प्रकार के चार्टर एक्ट मैंने बताए थे। पहला है 1793, दूसरा है 1813। 1813 का चार्टर एक्ट संबंधी बात आपको ये याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें थी, ध्यान रखिएगा भाई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए क्या था कि शुरू में उन्होंने व्यापार के लिए परमिशन लिया, फिर धीरे धीरे अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि भारत में अगर कोई व्यापार करेगा तो वो थी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब भारत में व्यापार करने का एकाधिकार संपूर्णता किसे प्राप्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के द्वारा उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके लिए 2 शर्तें थी। चीन और चाय, ये 2 नाम याद रखेंगे। चीन और चाय मतलब चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त किया गया। मतलब चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का एकाधिकार अभी भी किसे प्राप्त था, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे भाई। एकाधिकार समाप्त किया गया लेकिन पूर्णता नहीं, पूर्णता एकाधिकार अभी समाप्त नहीं हुआ है। किसके साथ अभी बना हुआ है, चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार पे अभी भी एकाधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला अधिनियम जो है 20 साल बाद आएगा, तीसरा चार्टर एक्ट, वो था 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें हमको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहां पर चीन और चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार प्राप्त था अभी भी, यहां पर पूर्णतः समाप्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को लेकर कोई भी एकाधिकार नहीं था। अब बाकी लोग भी व्यापार कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के व्यापार कर सकता था। खैर, इस बारे में जानकारी पूरी आपको इतिहास में रहेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है चार्टर एक्ट के बारे में, वो याद रखिएगा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, मतलब सर्वे सर्वा कौन हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। हर कोई या सभी गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेंगे, अब संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत, भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत इस अधिनियम से होती है, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। भाई ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के केंद्रीकरण की शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो इसमें आप मेंस आंसर राइटिंग भी जो है वो कर सकते हैं। भाई ध्यान रखिएगा कि केंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे,
वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कितने अधिनियम हो गए? 3 चार्टर एक्ट, 1 पीट इंडिया एक्ट और 1 रेगुलेटिंग एक्ट। 5 एक्ट मुख्यतः आपको याद रखना ही है। इनके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे अधिनियम और एक्ट हैं जिनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के प्रकृति पर, परीक्षा की प्रकृति पर। ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः इतना तो करना ही है आपको। क्लियर है? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हुए अगला जो भाग है उस पे आते हैं, जो है ब्रिटिश राजशाही का शासन। अगला टाइम पीरियड चालू होने वाला है, अगला कालखंड जो चालू होने वाला है वो बोल सकते हैं ब्रिटिश राजशाही का शासन, जो है समय पीरियड क्या? 1858 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, चलिए ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत, अच्छा ऐसा क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया? निरंतर ये अधिनियम आ रहे थे, उसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भ्रष्टाचार है वो कम नहीं हुए। तो क्या किया गया? जो प्रशासन का हस्तांतरण है वो डायरेक्ट क्या कर दिया गया? किसको? ब्रिटिश राजशाही को। इसी वजह से और ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व हो गया समाप्त यहाँ से। क्लियर है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यतः अस्तित्व हम बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? 1600 से लेकर 1853 या 1858 तक। ठीक है, चलिए ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत प्रथम अधिनियम, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला अंतिम अधिनियम कौन था? चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 का। उसके बाद ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत आने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858 का। ठीक है, चलिए इससे महत्वपूर्ण बात क्या रखना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है? इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? वायसराय। भारत के गवर्नर जनरल को नाम क्या दे दिया गया? वायसराय। और जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? भारत शासन अधिनियम, महत्वपूर्ण बात याद रखना है क्या? 1858 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया? वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा? ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या ब्रिटिश राजशाही शासन के अंतर्गत, राजशाही शासन के अंतर्गत प्रथम अधिनियम। ठीक है, हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश राजशाही को, ये बात याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है ये। ठीक है, अगली बात, अगला जो अधिनियम है 3 साल बाद आएगा, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस परिषद अधिनियम के अंतर्गत आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को अलग अलग विभाग प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो उस व्यवस्था का प्रारंभ या उस व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विभागीय प्रणाली की शुरुआत। और इस विभागीय प्रणाली की शुरुआत या जिसके सूत्रधार या जिसके जन्मदाता है हम बोल सकते हैं किन्हें? कैनिंग को। तो भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे देते हैं हम? कैनिंग को, ध्यान रखिएगा। और कैनिंग ही कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय। क्लियर है? तो इन सब अधिनियम का प्रभाव आज के भारतीय संविधान में आपको देखने को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? ठीक है,
तो विभागीय प्रणाली, जैसे अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, मंत्रिमंडल को विभाग दिए जाते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ, इसे और क्या नाम दे सकते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है, कैनिंग को। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण बात आप याद रखते जाइए साथ साथ मेरे। ठीक है, चलिए अंतिम बचे हुए 3 अधिनियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बताने में थोड़ा सा अतिरिक्त समय चाहिए होगा और अतिरिक्त स्पेस भी चाहिए होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे हम मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब मार्ले-मिंटो कौन थे, ध्यान रखिए कि 2 अलग अलग पर्सन थे, 2 अलग अलग व्यक्ति थे मार्ले-मिंटो। मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, एवं मिंटो भारत के वायसराय थे। 2 अलग अलग व्यक्ति, दोनों द्वारा एक सुधार लाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्ले-मिंटो सुधार। भारत शासन अधिनियम 1909 बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि भारत शासन अधिनियम 1909 किससे संबंधित है, तो मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले कौन थे, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे भी एक अधिनियम आएगा जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाते हैं, जिसे हम मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर फिर से 2 व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्रथम व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, एवं जो दूसरे व्यक्ति मिलेंगे आपको वो रहेंगे भारत के वायसराय। क्लियर है क्या? चलिए, तो मार्ले-मिंटो सुधार 1909 जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है वो हम कहाँ से मानते हैं, भारत शासन अधिनियम या मार्ले-मिंटो सुधार से। मार्ले-मिंटो सुधार के द्वारा क्या दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि पर्टिकुलर कोई संप्रदाय के व्यक्ति अगर किसी चुनाव में खड़े होते हैं तो उस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति ही उस व्यक्ति को वोट दे पाएंगे, उस उम्मीदवार को वोट दे पाएंगे, अपना मत दे पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई सिख व्यक्ति है, सिख उम्मीदवार है, उसे वोट देने का हक सिर्फ कौन सी जनता होगा, सिख जनता को होगा। ठीक है, तो सिख उम्मीदवार को सिर्फ सिख मत वोट करेंगे, मत देंगे। मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम जनता वोट देगी। ईसाई उम्मीदवार को सिर्फ ईसाई जनता मत देगी। इस तरीके से निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई। किसके द्वारा? मार्ले-मिंटो सुधार या मार्ले-मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा। एक ही महत्वपूर्ण बात इससे संबंधी आपको याद रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बचे हुए 2 अधिनियम काफ़ी विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में मैं ये बचे हुए 2 अधिनियम आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।